आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। मतलब तो यहाँ पे जो थार रेगिस्तान से सटा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, उसको ही हम लोग सिंध का चोलिस्तान जगह कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है, तो शुरुआत से देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ से इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में है। मतलब इस क्षेत्र जो है ना, ये जो जगह हम बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां यहाँ पे अस्तित्व में आया था। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से समृद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से जो है भारी मात्रा में जो है मृद भांड शैली का जो है ना, यहाँ से साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पे जो है कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और शिल्पकारी का जो है ना साक्ष्य मतलब भारी मात्रा मिलता है हड़प्पा सभ्यता इस जगह पे। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी। यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ होती थी, क्या होती थी? आमतौर पर बहुत ही छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। मतलब बड़े बड़े भवन जो होता था नहीं बनाया जाता था, छोटे छोटे मतलब यहाँ पे जो है बस्तियाँ रहती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमानों पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसे प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। मतलब यहाँ पर जो कुछ संरचना ऐसा मिला है जहाँ पे बड़े पैमानों पर जो है ना कुछ इलाकों को क्या किया गया था? जलाया गया था। कुछ ऐसा जगह मिला है जहाँ पे बहुत बड़े पैमानों पर जो है इलाकों को जला दिया गया था। और कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे उस जगह को ही त्याग दिया लोग, वहाँ से आगे निकल गया है। कहीं घर मतलब कहीं जगह को जला दिया है, कहीं वहाँ से छोड़ के चला गया है। यहाँ पे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो था ना क्रम भंग सभ्यता था। उसके बाद निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता में जो है लोग अपने निर्वाह के लिए क्या सब करते थे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। तो देखो निर्वाह के तरीके, आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। तो मतलब यहाँ पे मानचित्र 1 और 2 में देखे थे, विकसित हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान था ना वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से बहुत ही मतलब यहाँ पे जो था ना समान था, बहुत ही समान था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछलियाँ भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी होते थे ना, वो पेड़ पौधा से जो प्राप्त भोजन होता था, उत्पाद होता था, और जानवरों हो गया और मछली भी शामिल कर सकते हैं, उसका प्रमुख भोजन होता था वो जले हुए जो अनाज होता था। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विकविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन है। मतलब यहाँ पे जो है मानव जो था, जो हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाला, तो पेड़ पौधा से उत्पाद था वो भी खाता था, मछली भी खाता, जानवर जो मांस है वो भी खाता था। लेकिन ये भी साक्ष्य मिला है जो जले हुए अनाज का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ ना, उससे पता चलता है कि मानव जो था फसल भी उपजाता था। फसल मतलब यहाँ पे जो भी फसल है, जो पहला फसल उगाया गया था वो क्या था? जौ और गेहूँ था, जो कि सबसे पहला फसल उगाया गया था मानव द्वारा। और अब पढ़ने वाले हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां के बारे में। पहले पढ़े हैं जो मतलब यहाँ पर शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता था और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता काफ़ी क्या था? काफ़ी समान था, काफ़ी समान। मतलब जो उसका जो रहन सहन वेशभूषा था सेम टू सेम इसका भी था।
थोड़ा बहुत इसमें जो हुआ चेंजिंग हुआ कि कृषि शब्द का खोज हो गया था, तो भोजन जो था ये जो है फसल उपजा के खाता था। अब पढ़ने वाले हैं ईंटे, मणके तथा अस्थियां के बारे में। विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वहाँ से जो अनाज मिला है वो वहाँ से गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है तथा तिल भी शामिल है। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो पहले हड़प्पा सभ्यता था वह जो अनाज मिला है ना, गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है और तिल मिला है। बाजरे के दाना गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ था। ये जो बाजरे होता था ना, जो जिसको मोटे अनाज कहते हैं, ये मोटे अनाज जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये गुजरात से प्राप्त हुआ था। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना चावल के जो दाने था ना कम मात्रा में जो है ना वहाँ पे दिखा पाया गया था। बाजरा जो होता है वो मोटा अनाज कहा जाता है। अभी वो जो है अभी नहीं उपजाता है, पहले बहुत भारी मात्रा में उपजाया जाता है। भारत का जो है सबसे बड़ा फसल होता था बाजरा। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशियों, जो हड़प्पा स्थल से जो हड्डी प्राप्त हुआ है ना वो कौन कौन सा मवेशी का था, वो भेड़ का था, बकरी का था, भैंस का था, सूअर की हड्डियां शामिल थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो हड्डियां मिली है भेड़ का, बकरी का, भैंस का, सूअर का, तो यहाँ पे कह सकते हैं पहले जो भारी मात्रा में भेड़, बकरियां, भैंस, सूअर सब जो है ना जानवर रहता था। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विक विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। मतलब यहाँ पे जो पुरातात्विक विद है वो मतलब यहाँ पे दिमाग लगा के यहाँ पे खोज लिया कि जो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की जो हड्डियाँ काफ़ी मात्रा मिला है, ये सब जो है पालतू होता था। पालतू मतलब इसको पालता था, मतलब इसको भेड़ बकरियाँ सबको पालने का काम करता था, अभी भी पाल रहा है आदमी। उसके बाद जंगली प्रजातियों जैसे वराह, जिसको हम क्या कहते हैं, सूअर कहते हैं, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो है वराह, सूअर का हड्डी मिला है, हिरन का हड्डी मिला है और घड़ियाल का भी हड्डी जो है मिला है हड़प्पा सभ्यता से। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा हम अभी तक नहीं जान पाए हैं जो ये जो पालता था जानवर भेड़ बकरियां, इसका शिकार करते थे कि नहीं करते थे, अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछलियां तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो पालतू जानवर को पालता था ना मानव, ये अभी तक शासन में नहीं मिला है कि उसी जानवर का वो शिकार करता था, लेकिन ये आखेटक रूप में जो है मांस मछलियाँ जो है भारी मात्रा में जो है वो प्राप्त करते थे। मछलियाँ हो गया, पक्षियों का हड्डी हो गया, ये भी जो है ना प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। मतलब कि पक्षियों का हड्डी और मछली का हड्डी भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से। और यहाँ पे जो है ये जो सिंध जगह है ये पाकिस्तान में पड़ता है, और कोटडीजी जो है जगह दिखा रहा है यहाँ पे, और ये जो दमसादात जो जगह है ये सब कौन सा जगह है, हड़प्पा सभ्यता का जगह है। सिसवल भी जो है हड़प्पा सभ्यता का ये जगह है। तो अरब सागर यहाँ पे है। उसके बाद आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र जो है, जो आरंभ में जो हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति का जो क्षेत्र था ना यही था जो अभी दिखा रहा है, बस 4 जगह, सिंध, सिसवल, कोटडीजी, दमसादात, 4 जगह था। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, प्रौद्योगिकी। तो हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, अनाज के दानों से ही कृषि का साक्ष्य मिला है, पर वास्तविक कृषि विधियां के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मतलब वास्तव में जानकारी नहीं मिल पाया है कि कृषि किस प्रकार वो करता था, लेकिन ये जानकारी मिला है कि गेहूं दाना जो मिला था ना, गेहूं और ज्वार सबका, तो पता चला कि पहले का मानव क्या करता होगा, कृषि भी करता होगा, लेकिन ये जानकारी नहीं मिला है कि कैसे करता होगा। क्या जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव क्या जाता था, दिमाग लगाता, क्या जो है वो जो है बीजों का छिड़काव करता था खेत में। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी।
और इस आधार पर पुरातात्विकविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो मतलब यहाँ पे जो है वृषभ मतलब होता है बैल। मतलब ये जो है मोहरों से पता चलता है कि पहले का मोहर पर जो है किसका चित्र बना होता था, तो पक्की मिट्टी से बना वृषभ का चित्र बनता था, मतलब बैल का जो है चित्र मिलता था। जो मिट्टी का बना होता था ना, जो मिट्टी से मोहर बना होता था, उसमें बैल का चित्र मिला। बैल का चित्र मिलने से यह पता चलता है कि पहले क्या होता होगा, बैल होता होगा। अब बैल से क्या करता होगा, वो कृषि करता होगा, खेत जोतता होगा बैल से, वो बैलों का प्रयोग करता होगा। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो साथ ही चोलिस्तान के जो जगह है, कई जगह, मतलब चोलिस्तान एक जगह है जो रेगिस्तान जगह है। और जो है बनवाली कहाँ पड़ता है, तो बनवाली हरियाणा से पड़ता है, बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है। से मिट्टी बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मतलब यहाँ पे हल का जो प्रतिरूप में मिट्टी का बना हुआ कहाँ से मिला है, बनवाली से। और बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में है। ये बनवाली कहाँ, किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। और ये जो हल जो बना है किस चीज़ का बना है, ये मिट्टी का बना है। मिट्टी का हल के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, ये जो मिट्टी का हल जो बने हैं ना, इसका प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बनवाली से मिले हैं। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में है, हरियाणा में। पुरातात्विक विदों को कालीबंगन, और कालीबंगन मतलब होता है काली चूड़ियाँ, और कहाँ पे है ये, किस राज्य में, राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो कालीबंगन से मिला है, जो कि राजस्थान में है। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातात्विकविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। यहाँ पे समझो रे, ये जो है जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पहले बैल का प्रयोग करता होगा वो खेत जोतने के लिए। और खेत जोतने के लिए जो है ना, वो जो खेत जोता था, वो हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को कहाँ पर काटते थे, वो समकोण पे। मतलब दो गो मतलब हल होता होगा, एगो इधर से जाता है, एगो इधर, मतलब समकोण पे काटता था एक दूसरे को। हल कहाँ पे काटता था, समकोण पे काटता था। और जो है यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो समकोण पे काटने का मतलब हो, आगे पहले जो मानव था अलग अलग फसल क्या करते थे, उगाते थे। और पुरातात्विकविदों ने फसलों की कटाई के लिए जो है ना, किसका प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। औजार पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हंथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? तो हाँ, जो लकड़ी होता था ना, जो पत्थर होता था, पत्थर के ऊपर से लकड़ी लगा देता था पकड़ने के लिए, फलक का प्रयोग करता था। लकड़ी का फलक का प्रयोग करता था हड़प्पा वासी। मतलब जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर में जो ढक्कन टाइप का लगा देता पकड़ने के लिए, उसको वही क्या कहते हैं, वे धातु के औजारों के प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। मतलब अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है ना, वो कैसा है, वो अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में है। अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र मतलब यहाँ पे जो है संभवतः जो है कृषि के लिए जो है सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी हो जाती होगी। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। तो हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है अर्ध सूक्ष्म, यहाँ क्षेत्रों में जो है क्या करने की आवश्यकता पड़ती होगी, तो सिंचाई करने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती होगी। 2 लाइन के 3 लाइन के नहीं बना। हाँ, अधिकांश हड़प्पा स्थल क्या होते थे, अर्ध सूक्ष्म होते थे, अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र होते थे। और ये जो अफगानिस्तान में सुतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है।
मतलब यहाँ पे जो नहर, क्योंकि सिंचाई के लिए क्या चाहिए, नहर चाहिए, और नहर का जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा स्थल से वो जो है ना सिंध प्रांत मतलब पंजाब यार से जो है ना वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला है। मतलब कुछ अवशेष मिले हैं नहर का, लेकिन परंतु पंजाब और सिंध में मिला है नहरों का जो है, पंजाब और सिंध में जो है साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी? ऐसा संभव है कि प्राचीन जो नहर है अपने आप गाद मतलब होता है कि गंदा मिट्टी से झप गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुओं से प्राप्त पानी का जो है उपयोग करके वो क्या करता होगा, सिंचाई करता होगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय अब देखने वाले हैं। भारतीय इतिहास के कुछ प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, मतलब सिंचाई के लिए जो है नहर का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई मतलब होता है पानी पटाना। हाँ, इसके अतिरिक्त धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जो हड़प्पा स्थल है ना धोलावीरा, ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे क्या मिला है? जलाशयों का प्रयोग, जलाशय का प्रयोग मिला है। कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। जलाशय किसके लिए बनाता था वो? मतलब कृषि करने के लिए जल को इकट्ठा करके रखता था जलाशय में, जलाशय उसको कहते हैं। उसके बाद पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? मतलब जो पहले पुरातात्विक जो वस्तु होता था उसका पहचान कैसे कर लेता था? उसके लिए जो है हाँ, तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। तो मतलब यहाँ पे जो है भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया था ना, वो अनाज को पीसने के लिए कई यंत्रों का प्रयोग करते थे। उन्हें आपस में जो है क्या करते थे? मिलाते थे या मिश्रण करते थे, पकाते थे। बर्तनों की आवश्यकता होगी उसको। हाँ, और जो है इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। क्योंकि देखो, अगर मतलब भोजन तैयार करना है तो उसको बर्तन चाहिए, अगर अनाज पीसना है तो उसको यंत्र चाहिए। तो ये सब जो मिश्रण करने वाला या भोजन को मिलाने वाला जो यंत्र होता था वो किस चीज़ का बना होता था? या तो पत्थर का बना होता था, या तो धातु का बना होता था, या मिट्टी का बना होता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से मोहनजोदड़ो के बारे में जो उत्खनन हुआ है ना, उसके बारे में यहाँ पे जो है नीचे दिया गया है। तो अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है हड़प्पा सभ्यता से, और ऐसी प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। ये जो अवतल चक्कियाँ हैं, ये हड़प्पा सभ्यता में पहले क्या काम आता था? बताओ, हड़प्पा सभ्यता में ये क्या काम आता था? ये अवतल चक्कियाँ का क्या करने के लिए काम आता था? कि अनाज पीसने करता होगा उसको, अनाज पीसने का काम करता था वो। ये चक्कियाँ जो है स्थूलता क्या होते थे? कठोर होते थे। ये चक्कियाँ काफ़ी कठोर होते थे, कंकरीले होते थे, अग्निज होते थे, अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। ये पत्थर मतलब बलुआ पत्थर से निर्मित कंक्रीट जो है कंक्रीट जैसा होता था। काफ़ी क्या होता था? ये कठोर होते थे, मजबूत होते थे ये। और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के पहले थोड़ा सा ही 5 साल 10 साल के बात करें, पहले जो है चक्की से पीसता था, तेल दे के पीसता था ना पहले, वहाँ पे चक्की नहीं लगा रहता था। किसका बना होता था? वो पत्थर का बना होता था। वो चक्की का प्रयोग करके क्या हम लोग जो है आटा पिसवाते थे ना, उसी प्रकार जो है पहले जो है चक्कियों का कौन सा चक्की का प्रयोग करता था? वो अवतल चक्की का। पहले अवतल चक्की का प्रयोग करके वो सब अनाज पीसता था। चूंकि इन चक्कियों के तल क्या होते थे? सामान्यतः उत्तल होते थे। निश्चित रूप
निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। मतलब यहाँ पे जो है ये जो उत्तल जो चक्कियाँ होता था या अवतल चक्कियाँ होता था, इसको क्या कैसे बनाता होगा, मिट्टी में जमा करके, मिट्टी का अंदर जमा करके रख देता होगा और हिलाते, मतलब इन्हें हिलाने से रोका जा सके, मतलब हिलाने से रोका जा सकते, क्योंकि अब इधर वो जो अवतल चक्कियाँ होता था उसको क्या करता होगा, मिट्टी में अंदर में गाड़ देता होगा, गाड़ने के बाद वो हिले नहीं, इसीलिए जो है अच्छा से उसमें क्या हो, मतलब अच्छा से मतलब अनाज सब क्या हो, पिसा जाए, इसीलिए जो है उसको क्या करते थे, मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं, दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वो हैं जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। तो मतलब यहाँ पे जो चक्कियाँ मिली थी दो प्रकार की मिली थी। पहला जो था एक दूसरे के जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे लगे होते थे और उसको चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, मतलब एक दूसरे से पिसता था ना ऐसे ऐसे करके, निचला जो पत्थर क्या होते थे, खोखला हो जाते थे। तथा दूसरी, खोखला मतलब हाँ, खोखला मतलब खत्म भले धीरे धीरे, हाँ फिसल गए। दूसरे वे है जिनका प्रयोग समतः केवल सलान या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता होगा, मतलब मसाला सब कूटने के लिए के भी जो है इसका प्रयोग करते थे। हाँ, इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सलान पत्थर का नाम दिया गया। ये जो दूसरे प्रकार जो पत्थर होता है जिससे जो है कूटता था क्या मसाला सब, वो पत्थर जो उसका पत्थर का नाम क्या दिया था, मजदूर सब सलान पत्थर दिया था। तथा हमारे बाबची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। मतलब ये जो संग्रहालय जो होता है, संग्रहालय में जो है पुरातात्विक जो साक्ष्य होता है वहाँ पर मौजूद होता है, वो पुरातात्विक साक्ष्य जो है रसोई घर में जो है वो संग्रह करके रखा था। रसोई घर में क्या काम होता है पत्थर का, तो मसाला पीसने का और बहुत सारे काम होता है। जैसे यहाँ पे है ये पत्थर, ये अवतल चक्की है, इसी में जो है सब कुछ पीसने का काम करता था, कूटने का प्रयोग करता था। तो सलान तरी बनाने के जड़ी बूटियां मसाले के लिए सलान नाम दिया गया था। तो हमारे बाबूजी ने एक यही पत्थर रसोई घर में प्रयोग के लिए संग्रहालय उधार मांगा है। और यहाँ पे पुरातात्विकविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल कई चक्कियों से कर रहे थे, क्या यह एक उपयोगी नीति है। देखो इसमें जो पुरातात्विकविद होता था, पुरातात्विकविद किसको कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर से नए नए वस्तु की खोज करता है उसे हम क्या कहते हैं। हाँ, पुरातात्विकविद जो है नई नई वस्तु का खोज करने के बाद जो है ये करते थे क्या, उसके इतिहास के बारे में पता करते थे कि पहले मानव इसका क्या इस्तेमाल करता होगा, अवतल चक्की क्या इस्तेमाल करता होगा, दिमाग लगा के क्या लिख देता था, वो इतिहास लिख देता था। ये जो पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही ना प्राग ऐतिहासिक काल लिखा गया है, उसके बाद लिखित जानकारी मिला है आज ऐतिहासिक काल में, तब वहाँ पर लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है क्या है, मोहनजोदड़ो। एक नियोजित शहरी केंद्र है, बहुत ही अच्छा संगठित ढंग से जो है नियोजित शहर है। ये ग्रामीण इलाका नहीं है, क्या ये शहर है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा जो पहलू था ना, वो क्या था, शहरी केंद्रों का विकास। मतलब हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी मात्रा में शहरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और ज़्यादातर किसका विकास हुआ है, मोहनजोदड़ो होगा। आइए ऐसे ही एक केंद्र किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, मतलब सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छा पुरास्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है कौन सा था, हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था क्या था,
हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया। मतलब जो बस्ती होता था हड़प्पा सभ्यता में वो दो भागों में बटा होता था। एगो छोटा होता था लेकिन बहुत ही ऊंचाई बना, घर छोटे होता था लेकिन पहाड़ बना होता था, ऊंचाई बना होता था। और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया जाता था। मतलब कि दूसरा बहुत ही बड़ा बड़ा घर बनाता था लेकिन नीचे गहराई में बनाता था। यहाँ पे जो कह सकते हैं जो हड़प्पा से बता था, यहाँ पे दो प्रकार का जो है घर जो है बस्तियों को बसाया जाता था। पहले जो है एक ऊंचाई में बसाया जाता था जो कि छोटा छोटा घर होता था, एक नीचे खदाई में बसाया जाता था जो कि बहुत ही बड़ा बड़ा घर होता था। हाँ, यहाँ पे तुमको पूछेगा कि छोटा हड़प्पा, छोटा जो है सबसे छोटा नगर जो है जो बसाया जाता, बस्ती बसाया जाता था, ये कौन से स्थल पर, कौन से जगह हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा से, हाँ ये मोहनजोदड़ो में आप जाएंगे, वो शहर है बहुत बढ़िया शहर है, उसको बारे में समझेंगे अभी नीचे। अभी हड़प्पा सभ्यता भी यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ समझा रहा है। हड़प्पा सभ्यता में क्या है, छोटा जगह है, मतलब छोटा जो घर बनाता था लेकिन ऊंचाई बनाता था। यहाँ बड़ा घर बनाता था लेकिन गहराई में। समस्या के बारे में, हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया क्या था, स्थल था। हाँ, हालांकि जो हड़प्पा सभ्यता है ना रे, ये सबसे पहले खोजा गया क्या है, स्थल है। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह क्या कर दिए थे, नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल जो था ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। मतलब ये जो है ना भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण करने वाला जो आदमी है ना, वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसीलिए जो भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, हाँ, तो भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ने लिखा था कि, हाँ देखो पुरातात्विक, ये जो है ना भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। पुरातात्विक मतलब होता है जो पुराना जो स्थल खोजा गया था ना, वो जो है ज़्यादातर किसके द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो खोजा गया था। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहते हैं, भारतीय पुरातात्विक जनक, पुरातात्विक का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। हाँ लिखा था कि ये जो है लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग कितना थी, 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटों बिछाने के लिए पर्याप्त थी। मतलब इसका कहना था, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, इसका ये कहना था कि इतना भारी मात्रा में लोग सब ईंटा ले गया कि वहाँ इतना ईंटा से हम क्या करते थे, क्या कर सकते थे। 100 मील लंबा जो है ना, लाहौर से लेकर, पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर से लेकर मुल्तान के बीच के रेल पटरी जो के लिए जो है ईंटा बिछाने का काम आ जाता। इतना ईंटा लेकर निकल गया चोरबा सब। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कई बेहतर संरक्षित था। मतलब मोहनजोदड़ो सबसे अच्छा, सबको हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता था। वो जो था कुछ जो मानव के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ से ईंटें चुरा लिया, मतलब जो चुराई गया था ना, ईंट जो है भारी मात्रा में था। इतना ईंट था कि वो क्या करता था, लाहौर से लेकर वो जो है ना मुल्तान तक जो है ना, वो क्या बिछा देता, रेल की पटरी बिछा देता। इतना ईंट था उसके पास, लेकिन वहाँ पे क्या कर दिया, वो सब नष्ट कर दिया, चोरी कर लिया। देखो दुर्ग जो है किसको कहा जाता है, जो निचला शहर होता था उसको क्या कहते थे, दुर्ग। जो नीचा में लोग बसता था ना जिस शहर में, उस शहर को क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी थी। तो मतलब यहाँ पे देखो दुर्ग जो है निचला शहर होता था, लेकिन इसकी जो है घर का ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए होता था क्योंकि कच्ची ईंट के चबूतरे पर बने थी। ये जो कच्ची ईंट होता है ना, कच्ची ईंट के चबूतरे पर इसके घर बने होते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था।
दुर्ग को दीवार से, जो दुर्ग होता था ना दीवार से उसको घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचले शहर से हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो दुर्ग होता था उसको चारों बगल से जो है क्या करता था, बाउंड्री दे देता था, मतलब चारों बगल से जो है दीवार से घेर देता था, ताकि जो है निचले शहर से वो अलग रहे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को कहाँ थे रे, निचले शहर की निचले शहर दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। मतलब कि चबूतरे पर जो है ना, चबूतरे पर जो है ना घर बनाया जाता था, नींव का कार्य करता था। वो जो नीचे में नींव नहीं डलता है, चबूतरा पर ही मतलब घर बना देता था। चबूतरा किसके काम आता था, नींव का काम आता था। अनुमान लगाया गया था कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमानों पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। समझो यहाँ पे ये बात समझो। ये कहता है यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी मतलब कि ढोता होगा, 1 घन मीटर अगर मिट्टी ढोता होगा ना, तो वो जो है जितना मिट्टी उसमें लगा है उसमें जो है लगभग जो है कितना लाख श्रमिक काम करता होगा, 40 लाख श्रमिक काम करता होगा उसमें। हाँ, अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। मतलब पहले जो जो स्थान बनाया जाता था ना शहर में, वो चबूतरे पर जो है काफ़ी मात्रा में घर